अब हम वर्षा ऋतुचर्या, आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जीवन शैली, आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। देखिए, सिद्धांत पक्ष पहले हम रखेंगे, जिससे कि आपको हमने ये काम करना है, ये नहीं करना, ये जब समझाते हैं तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो लोग परंपरा से कुछ भी कर रहे हैं, देखो देख कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ऐसे तो सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए भी अच्छा नहीं है, या आपको कोई चीज़ बाज़ार में दिख रही है, जैसे मैं कहूँगा कि ये फल इस समय नहीं खाना चाहिए, कहते जी बाज़ार में तो आया हुआ है। मैंने कहा भाई, बाज़ार का सिद्धांत से क्या संबंध है, और वो फल है यहाँ से 1000 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर का, 4000 किलोमीटर दूर से आया हुआ, यहाँ से उसका क्या संबंध है। तो ऋतु जो है वो स्थानीय कारणों से होती है। तो देखिए, रामायण से बात मैं आरंभ करता हूँ। माल्यवान पर्वत पर बैठे हुए हैं श्री राम और लक्ष्मण। जब सीता उद्योग की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई वर्षा ऋतु के बाद सीता अन्वेषण का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, वर्षा ऋतु में कष्ट होगा, तो वहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं श्री राम। इसमें कुछ बातें हैं, वो आयुर्वेद के सिद्धांतों से मिलाएं, फिर आगे देखिएगा कैसे होगा। वसन माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। माल्यवान पर्वत की पृष्ठे, पीठ भाग यानी उसके ऊपर बैठे हुए जो राम थे, लक्ष्मण से बोले, अयम से काल है संप्राप्त, ये वो समय आ गया है, समयो अद्य जलागम, जिसमें जल आगमन का समय होता है। तो वर्षा ऋतु क्या है, जल आगमन का समय है, ठीक है। 9 मास धृतम गर्भम। अब ये वर्षा ऋतु जो है, इसमें ये जो जल है आ रहा है, ये है क्या, कवि कितनी बढ़िया तरीके से, और हम मानव हैं तो मानव को समझाने के लिए मानव का ही सृष्टि प्रक्रिया का उदाहरण देते हैं। 9 मास धृतम गर्भम भास्कर से गभिस्तिवी पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौ प्रसूते रसायनम। द्युलोक, हमारे यहाँ शास्त्रों में, साहित्य में द्युलोक का वर्णन है कि द्युलोक जो है वो वर्षा करता है। यज्ञ में आता ना, यज्ञात, यज्ञ से वर्षा होती है। द्युलोक जो है वो पुष्ट होता है और फिर उससे वो वृष्टि करता है। तो यहाँ कहा कि द्यौ प्रसूते रसायनम, कहते हैं ये जल गिर रहा है, ऐसा नहीं है, इसको जल नहीं मानो लक्ष्मण। द्युलोक रसायनम प्रसूते, प्रसूते समझते हो, प्रसव करना, ठीक है कि नहीं, प्रसव। तो द्युलोक जो है वो प्रसूते, प्रसव कर रहा है, किसका, रसायन का। ठीक हो गया। कैसे, कहते 9 मास धृतम गर्भम, द्युलोक ने 9 महीने तक गर्भ को धारण किया। किससे धारण किया द्युलोक ने गर्भ को, भास्कर से गभस्तिवी, भास्कर सूर्य की गभस्थी किरणों से द्युलोक ने गर्भ धारण किया और उसको 9 महीने तक उसको पोषण दिया। वो अब प्रसव हो रहा है। जिस गर्भ को सूर्य की किरणों ने, बोलो, धारण कराया, किसको कराया, द्युलोक रूपी माता को। वो द्युलोक रूपी माता अब क्या कर रही है संसार के लिए, जल रसायन के रूप में जल की वर्षा कर रही है। ये जल नहीं, ये रसायन है। देखिए, आप याद करो, पिछले व्याख्यानों में मैंने बताया था कि आदान काल और विसर्ग काल, वर्ष के 2 भाग हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वो आदान काल है, धीरे 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 पृथ्वी के
ऊपर जितने प्राणी हैं उसके सौम्य अंश को, जगतः सारम, जगत के सार को ग्रीष्म ऋतु तो पी लेती है, ऐसा बताया था। वो आदान काल था। अब ये विसर्ग काल आरंभ हो गया। अब सूर्य कर्क राशि में गया ना, 21 को सवेरे 4 बजे या 2:45-4 बजे के करीब प्रातः काल जब हम उठते हैं उस समय सूर्य कर्क राशि में आ गया। तो ये दक्षिणायन हो गया। ये क्या है? विसर्ग काल कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग काल। ज्योतिष के अनुसार दक्षिणायन, आयुर्वेद के अनुसार विसर्ग काल। विसर्ग मानी छोड़ना। अब ये वही हो रहा है ना। तो उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, उनके लिए क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप कह लीजिए, उनके लिए ये विसर्ग काल है। सूर्य दक्षिणायन हो गया। ये 3 ऋतुएं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत, 21 दिसंबर की रात को सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। फिर यानी ये 6 महीने, 3 ऋतुएं, ये विसर्ग काल है। विसर्ग का मतलब छोड़ना। पहले समय में सूर्य क्या कर रहा था? सौम्य अंश को, जलीय अंश को, तरलता को, हमारे शरीरों के सार भाग को उसने सुखाया। देखो कितना बुरा हाल हो गया था अभी। तो वहाँ क्या था? शिशिर में थोड़ा क्षरण होता है, उसके बाद वसंत ऋतु में थोड़ा और बढ़ जाता है क्षरण, मध्य बल हो जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में कितनी क्षीणता आ गई थी, लोग मर गए थे। और ग्रीष्म ऋतु भी बोलो मई और जून, आखिरी भाग जो था उस समय, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए। लू क्या है? सूर्य है, सूर्य का ताप है, उसने शरीर के सार को खींच लिया था। अब ये विसर्ग मानी छोड़ना। इसलिए राम कह रहे हैं, राम ज्योतिष के भी विद्वान थे, राम आयुर्वेद के भी विद्वान थे। वो आयुर्वेद की दृष्टि से कह रहे हैं और काव्यमयी भाषा में बोल रहे हैं कि देव प्रसूते रसायनम, लक्ष्मण ये द्युलोक रसायन का प्रसव कर रहा है। जो प्रसव होता है बोलो, वो आने वाला जो संसार है, सृष्टि है, उसके लिए कल्याण करता है। हमारे घरों में संतानें आती हैं तो कुल का भविष्य उज्जवल हो जाता है कि अब ये परिवार को संभाल लेंगे। घर में पशु आदि रखते हैं दूध के लिए, प्रसव होते हैं, सब खुशी होते हैं। क्यों? अब हमें दूध मिलेगा, लाभ होगा। तो ऐसे ही प्रसव का मतलब क्या हुआ कि जो नया सृजन हुआ है, नई सृष्टि हुई है, वो कल्याणकारी होगी। तो द्युलोक ने सृजन किया, सृष्टि की, किसकी की? रसायन की। रसायन क्या है? ये वर्षा, ये जल। और इससे देखो विसर्ग काल, इससे सब जो, अब देखो कितना आनंद। हमने इतने दिन से रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी कि भाई गर्मी है, लू है, आप आओगे तंग हो जाओगे, हम भी तंग हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये प्रभाव हो गया, पूरी वर्षा हुई नहीं लेकिन वायु में तो नमी आ गई, तो उसी से हमारे शरीरों में कुछ ठीक हो गया। लेकिन वर्षा ऋतु में सबसे अधिक क्षीणता होगी विसर्ग काल में। आदौ अंते च दौर्बल्यम विसर्ग आदानयो नृणाम, ऐसा चरक लिखते हैं कि विसर्ग काल के आदि में दुर्बलता होती है और आदान काल के अंत में। तो आदान काल का अंत कौन था? गर्मी थी। गर्मी में भी आखिरी, ग्रीष्म ऋतु का आखिरी महीना जो अब क्या है? विसर्ग काल का पहला महीना, ठीक है। इसमें उसके बाद इससे ज़्यादा शक्ति किस में आ जाएगी? ये सबसे ज़्यादा दुर्बलता थी, उतनी थी, लेकिन थोड़ी सी वर्षा आने से दुर्बलता कम हो जाएगी। क्यों? हमारे शरीरों में आप्लावन हो जाएगा, हवाएं नमी की होंगी, घास दिखेगी, सब तरफ हरियाली दिखाई देगी। तो अब हम धीरे धीरे क्या होंगे? उस रसायन से क्या होंगे? पुष्ट होते जाएंगे। तो विसर्ग काल का आदि सबसे अधिक दुर्बलता होती, और उधर आदान काल के अंत में ठीक हो गया, क्योंकि अब सूर्य धीरे धीरे जाता जाएगा। तो ये रसायन है, जो ये जो जल है, ये जो द्युलोक ने दिया है, 9 मास तक अपने गर्भ में धारण किया। ये हम सिद्धांत जानते हैं कि समुद्र जब तपता है सूर्य की किरणों से तो वहाँ वाष्पीकरण होता है, और उससे फिर ये द्युलोक, यानी द्युलोक कौन सा? वो स्थान जहाँ पर जलीय अंश संग्रहित होता है, विचरण करता है और भूमि पर
आता है तो वो स्थान द्युलोक होगा जो कल्पना की है, कोई तो नाम देना था उसका, तो वो अब रसायन दे रहा है। तो इस ऋतु में हमें जो मिल रहा है वो रसायन मिल रहा है। अब वो रसायन, अब जैसे घृत है, क्या लिखा है, आयुर्वै घृतम, घी आयु है। ज़्यादा घी खा लेंगे तो, समय पे नहीं खाएंगे तो, किस रूप में लेंगे तो, ठीक है, परिणाम अलग अलग होंगे। ऐसे वर्षा ऋतु का जल रसायन है। कल दिल्ली में वर्षा होगी, इतना होगी, ज़्यादा होगी कि इतने वर्षों बाद हुई, सब कुछ रुक गया, बाढ़ें आएंगी, तटबंध टूट जाएंगे, कितना बुरा हाल होगा। तो ऐसे ही इसके मलिन पक्ष भी हैं वर्षा ऋतु के, तो उन पे सावधानी बरतनी है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो जल है ये कैसा है, क्या है, इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये रसायन का विषय आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पीत्वा रसम, अब क्या कहा, अब मैं जो कह रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें तंगी करेंगी। जैसे क्या कहा, ऐसा घर्म परिक्लिष्टा नववारी परिप्लुता सीते व शोक संतप्ता मही वाष्पम विमुंचती। मही जो भूमि है इन दिनों क्या करती है, वाष्प छोड़ रही है। अब हमें लू तो नहीं लग रही, गर्म हवा तो नहीं लग रही, और हमें अब क्या लग रही है, पसीना आ रहा है, उमस हो रही है। तो मही वाष्पम विमुंचती, ये क्या है, जल से आप्लावित हो गई है भूमि। नववारी परिप्लुता, और भूमि के अंदर क्या है, गर्मी गर्मी है, तपाई हुई है सारी, इतना सब कुछ है। तो जब तपी हुई चीज के ऊपर जल गिरेगा तो क्या होगा, वाष्प होगा। अब ये जो ग्रीष्म वर्षा ऋतु का पहला मास है उसमें उमस ज़्यादा होगी, धीरे धीरे वाष्पीकरण से गर्मी निकल जाएगी। अगले बार अगला जो महीना आएगा वर्षा ऋतु का उसमें और कम हो जाएगी। तो कहते हैं मही वाष्पम विमुंचती, ये मही वाष्प छोड़ रही है। कैसे, घर्म परिक्लिष्टा, घर्म किसे कहते हैं, ताप को, किसको कहते हैं, सूर्य के ताप को। घर्म परिक्लिष्टा, घर्म से, सूर्य के ताप से ये परिक्लिष्ट, परिमनी सब तरफ से क्लिष्ट, दुखी हो गई थी, क्लेश हो गया था इसको, ये बेचारी वाष्प छोड़ रही है। अब वाष्प शब्द यहाँ श्लेष अलंकार है। सीते व शोक संतप्ता, जैसे रावण के यहाँ शोक संतप्त सीता वाष्प, वाष्प मानी आंसू बहा रही होगी, ऐसे ये पृथ्वी घर्म से, सीता तो किससे, ताप से, शोक के ताप से, और ये किससे, सूर्य के ताप से, ये तंग हुई, पीड़ित हुई, और वो उसका हरण हुआ, वो दुखी है। जैसे सीता आंसू बहा रही होगी इस समय, ऐसे ही ये पृथ्वी माता जल से घिरी हुई है, लेकिन ताप से संतप्त है, ये इस समय परिक्लिष्ट है। अब ये जो ताप है, इस ताप से जो जल का संयोग हुआ है, इससे कुछ विकार आएंगे, इससे कुछ विकार आएंगे, उन विकारों से बचना है। इसकी मैं अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगा। तो मूल बात समझ में आई कि वर्षा ऋतु जो है ये आरंभ हुई है, सूर्य दक्षिणायन हो गया है, इसे विसर्ग काल कहते हैं। विसर्ग मानी छोड़ना, द्युलोक छोड़ रहा है, हमें दे रहा है, अब तक ग्रहण कर रहा था, अब हमें धीरे धीरे शक्तिशाली वो बनाएगा। पूरी भूमि जो है वो जल से आप्लावित हो गई है, लेकिन उसमें जो घर्म है, ताप है, उसके कारण वाष्प हो रहे हैं, और वाष्पों के कारण हम क्या होंगे, दुखी होंगे, विकार आएंगे, उनसे बचना है, लेकिन लाभ हमें होगा। देखिए, अब एक सिद्धांत पक्ष और बता देता हूं मैं इसमें। इस समय क्या होगा, सोमह चंद्रमा बली होगा, दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन 6-6 महीने के हैं ना। उत्तरायण में सूर्य बलि धीरे धीरे बलवान होता जाता है। हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना, क्या उस दिन खूब स्नान करते हैं, लड्डू बांटते हैं, यज्ञ करते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों कि सूर्य उत्तरायण हो गया, अब धीरे धीरे सूर्य की शक्ति बढ़ेगी। क्यों, हम शीत के कारण बहुत दुखी थे, उसको भगा देगा। तो वो पूरा 21 जून तक बलशाली होता है। 21 जून को सबसे अधिक बलशाली था उत्तरायण, उत्तरी गोलार्ध में कौन, सूर्य। अब चंद्रमा बलशाली होगा,
कब? सूर्य का बल धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और 21 दिसंबर तक 6 महीने हेमंत ऋतु के अंतिम, जब सूर्य मकर राशि में आएगा, ठीक है, उस समय तक उत्तरायण होगा, तब तक इसका बल क्षीण होता जाएगा। हमारे लिए सूर्य का बल क्षीण और बढ़ना, वृद्धि, ये कुछ नहीं होता, हम अपनी दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि सूर्य ज्यों ज्यों हमसे दक्षिण की तरफ जाएगा उसकी किरणें तिरछी हो जाएंगी, हम पर उसका प्रभाव कम होगा। अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था उत्तरायण में और ग्रीष्म ऋतु में कितना हो गया। तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं, ये क्या करते हैं, हम अपने स्थान के सापेक्ष होकर करते हैं। सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य दोपहर हो गए, मध्याह्न हो गया, ढल गया, ये क्यों करें? हम पृथ्वी पर जिस भाग पर हैं उस पर कहाँ हमें वो प्रतीत हो रहा है, उसका कैसा लाभ और हानि हो रही है, उसकी प्रतीति अनुभूति के आधार पर हमने ये कहा है। सूर्य उदय और अस्त तो होता ही नहीं है, ये तो मैंने आपने अपने व्यवहार के लिए व्यवस्था बनाई है ना, वो तो अपने स्थान पर है। ऐसे सूर्य का ताप कम और ज़्यादा नहीं होता। सूर्य बलशाली, चंद्रमा कमज़ोर, चंद्रमा बलशाली, सूर्य कमज़ोर, ऐसा सृष्टि में नहीं होता, लेकिन हमें उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इस रूप में घूम रही है, वो हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तब मैं ये बात कह रहा हूँ और ये बात आचार्यों ने कही है। कहते सोम जो है वो कैसा हो जाएगा? अव्याहत बल, उसके बल शक्ति को व्याहत कमज़ोर नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य की शक्ति को जब उत्तरायण हुआ अंतिम समय तक बढ़ता ही चला गया, कोई उसको रोक नहीं पाया। तो अब जो विसर्ग काल है उसमें चंद्रमा बलशाली होगा और चंद्रमा से शरीर का पोषण होता है, वृद्धि होती है, धातुएं पुष्ट होती हैं। तो ये जो विसर्ग काल है उसमें ऐसा होगा। और उसकी ये पहली ऋतु है वर्षा ऋतु, उसका हम कैसे लाभ उठाएंगे अगले व्याख्यानों में उसकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।